चांदनी रात में जब गांव की गलियां सोने लगती और घरों के दरवाजे हल्की हवा में चिरचिराते, एक छोटे से घर में बूढ़ी रहमत बीबी अपने बेटे के लिए खाने का इंतज़ाम कर रही थी। इसके लड़ते हाथों से गर्मा गर्म रोटियां तंदूर से निकल रही थीं। वो थकी हुई थी मगर दिल खुश था कि इसका इकलौता बेटा नुमान रोज़े से था और अब इफ्तार करने वाला था। नुमान घर आया तो इसके चेहरे पर नागवारी के आसार थे। इसने दस्तरख्वां पर बैठकर खाने का पहला नवाला लिया और फौरन ही गुस्से से माँ की तरफ देखा। ये क्या माँ, फिर से खाने में नमक ज़्यादा डाल दिया? क्या तुम मुझे जहर देना चाहती हो? रहमत बीबी ने हैरानी से अपने कांपते हाथों में पकड़ी प्लेट को देखा। बेटा, मैंने तो बहुत एहतियात से नमक डाला था, न जाने कैसे। इसकी आंखों में बेबसी तैरने लगी। नुमान ने गुस्से में प्लेट पटक दी। रोज यही मसला, बस रहने दो, मैं कहीं और से खा लूंगा। बूढ़ी माँ के होंठ कपकपाए मगर इसने कोई जवाब न दिया। वो बस दीवार के साथ टेक लगाकर बैठ गई। इसकी आंखों में आंसू आ गए मगर वो कुछ ना बोली। गांव में नई आई हुई लड़की जोया, जो बहुत हसीन थी, हर रोज नुमान के घर आती। बहाना तो वो चूल्हे से आग लेने का करती मगर इसकी नजरें कुछ और चाह रही थी। खाला जी, मुझे थोड़ी सी आग दे दे, वो बड़ी मासूमियत से कहती और रहमत बीबी मुस्कुरा कर इजाज़त दे देती मगर जाते जाते वो खाने में चुपके से नमक डाल देती। यही मामूल बन गया। हर रोज़ जब नुमान खाने पर बैठता तो वो चीखता, माँ पर गुस्सा करता और जोया दूर कहीं मुस्कुराती रहती। वो एक चालाक लड़की थी जो जानती थी कि अगर माँ और बेटे के दरमियान दरार डाल दी जाए तो इसका रास्ता साफ हो जाएगा। कुछ ही दिनों में जोया ने अपने नाजो अदा से नुमान को अपनी मोहब्बत में जकड़ लिया। वो इसके बगैर रह ना सकता था। जोया ने मौका देखकर वार किया, नुमान, तुम्हारी माँ बूढ़ी हो चुकी है, अब तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। क्या तुम अपनी जिंदगी इनकी खिदमत में ज़ाया कर दोगे? इसकी बातें निश्तर की तरह थी और नुमान इनके असर पर आ गया। नुमान और जोया की शादी धूमधाम से हुई मगर इसके बाद हालात बदलने लगे। जोया अब वो मासूम लड़की ना रही थी जिसे नुमान चाहता था, बल्कि वो एक जालिम औरत बन चुकी थी। वो सुबह होते ही नुमान को भड़काने लगती। ये बूढ़ी औरत हमें खुश नहीं देख सकती, इसलिए हर वक्त कोई ना कोई बहाना निकालती रहती। नुमान धीरे धीरे अपनी माँ से बदसन हो चुका था। अब वो अपनी माँ से ज़्यादा जोया की बातों पर यकीन करने लगा था। रहमत बीबी अक्सर रातों को जागती रहती, अपनी किस्मत पर अफसोस करती। कुछ ही दिनों बाद जोया ने एक नई चाल चली। ये घर तुम्हारी माँ के नाम पर है, वो किसी भी दिन हमें निकाल सकती हैं। क्या तुम चाहते हो कि हम सारी जिंदगी किराएदार बनकर रहें? नुमान खामोश हो गया। जोया ने अपनी साजिश मुकम्मल करने के लिए आखिरी वार कर दिया, अगर वो मर जाए तो ये घर हमारा हो जाएगा। इसकी सरगोशी में जहर था। नुमान की आंखों में वहशत छा गई। इस रात जब पूरी दुनिया रमज़ान की इबादत में मसरूफ़ थी, नुमान अपनी माँ के कमरे में दाखिल हुआ। बेटा, बूढ़ी माँ ने कमजोरी से कहा मगर नुमान के हाथ में चादर थी। वो खामोशी से आगे बढ़ा, चादर को माँ के गले में लपेट दिया और जोर से खींच दिया। रहमत बीबी की आखिरी चीखें रात की खामोशी में दब गई मगर इसकी जुबान से आखिरी बद्दुआ निकल गई। नुमान, तुम्हारी नस्ल तबाह हो जाएगी। चंद माह बाद जोया की गोद में एक सेहतमंद तंदुरुस्त बच्चा आया तो नुमान का दिल खुशी से झूम उठा। इसे लगा कि अब इसकी जिंदगी मुकम्मल हो चुकी है। वो अपने गुनाह को भूल चुका था और अपनी नई दुनिया में मस्त था। जोया भी अब मुत्तमी नजर आती थी। इन्होंने पुराना घर बेचकर शहर में किराए में घर ले लिया था। बच्चा बढ़ने लगा मगर जैसे जैसे वो बड़ा होता गया, अजीबोगरीब वाक़यात होने लगे। शुरू में वो बिल्कुल आम बच्चों की तरह था।
مگر جب وہ 3 سال کا ہوا تو اس کی حرکات میں غیر معمولی چیزیں ظاہر ہونے لگیں۔ پہلی علامت تب ظاہر ہوئی جب ایک رات اچانک پورے گھر میں چیخو پکار سنائی دی۔ نعمان گھبرا کر بستر سے اٹھا تو دیکھا کہ اس کا بیٹا کمرے کے بیچوں بیچ بیٹھا چیخ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں اور جسم خوف سے کانپ رہا تھا، جیسے کوئی اسے تکلیف دے رہا ہو۔ زویا نے لپک کر اسے گود میں اٹھا لیا، مگر بچہ بری طرح چیختا رہا، یہاں تک کہ وہ بے ہوش ہو گیا۔ ابتدا میں نعمان نے اسے ایک برا خواب سمجھا، مگر یہ خواب ہر رات ہونے لگا۔ بچہ جیسے ہی رات ہوتی وحشی ہو جاتا، اپنا جسم زخمی کر لیتا، دیواروں پر ناخون مار کر خون بہا دیتا، کبھی وہ عجیب زبان میں بڑبڑاتا، کبھی خوفناک انداز میں ہنستا۔ زویا اور نعمان دن بدن گھبرا رہے تھے، مگر کسی کو بتانے کی ہمت نہیں تھی۔ 5 سال کی عمر میں بچہ مکمل طور پر بدل چکا تھا۔ اب وہ اکثر اکیلے میں بیٹھ کر کسی سے سرگوشیاں کرتا۔ جب نعمان اس سے پوچھتا کہ وہ کس سے بات کر رہا ہے تو وہ بس اتنا کہتا، دادو کہتی ہیں کہ تمہیں تمہاری سزا ملے گی۔ نعمان کا دل دہل گیا، اسے اپنی ماں یاد آ گئی جو اس کے ہاتھوں سے بے دردی سے قتل ہو چکی تھی۔ یہ کیسے ممکن تھا؟ آخری رات جب بچہ 7 سال کا ہوا، پورا گھر ہولناک آندھی کی لپیٹ میں آ گیا۔ ہوا کے جھکڑ ایسے چل رہے تھے جیسے کوئی بدروح چیخ رہی ہو۔ بچہ اچانک اپنی جگہ سے اٹھا اور نعمان کے قریب آیا۔ اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ وہ کچھ بڑبڑایا اور اگلے ہی لمحے بھیانک انداز میں نعمان پر جھپٹ پڑا۔ اب وقت آ گیا ہے ابا، وہ دھاڑا۔ زویا کی چیخیں سنائی دینے لگیں، مگر کچھ ہی دیر میں پورا گھر خون میں لت پت پڑا تھا۔ نعمان کا جسم زخموں سے چور تھا، اس کی آنکھیں خوف سے ابھر رہی تھیں، وہ بے بسی سے اپنے ہی بیٹے کے ہاتھوں تڑپ رہا تھا۔ صبح جب گاؤں والے آئے تو انہوں نے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا، کوئی جواب نہ ملا۔ دروازہ کھولا گیا تو اندر کا منظر دیکھ کر سب کی روح کانپ اٹھی۔ فرش پر نعمان کی لاش پڑی تھی، زویا ایک کونے میں بے ہوش پڑی تھی اور ان کا بچہ خاموشی سے ہنستا ہوا دیوار پر کچھ لکھ رہا تھا۔ ماں کی بد دعا کبھی خالی نہیں جاتی، مکافاتی عمل دہرایا جاتا ہے۔